नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही जारी। सदन में बजट पर हो रही चर्चा, विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने उत्तराखंड के सीएम धामी के लिए मांगे वोट। टनकपुर में निकाला रोड शो। योगी ने किया धामी की जीत का ऐतिहासिक दावा। देवबंद में 25 राज्यों के मुस्लिमों का सम्मेलन। एजेंडे में शामिल ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि जैसे मुद्दों पर चर्चा। मौलाना बोले, आज देश में धार्मिक बैरभाव में जल रहा, सत्ता में बैठे लोग हौसला बढ़ा रहे। बस्ती में मनचले युवक की हरकतों से परेशान युवती ने लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। कोरोना टीकाकरण के दौरान मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर बना रहा था शादी का दबाव। हापुड़ पुलिस ने 1 लाख के इनामी लुटेरे मोनू को पकड़ा। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस पर की थी फायरिंग। जवाबी पुलिस फायरिंग में आरोपी खुद भी हुआ घायल। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में आज विधानसभा में बजट पर चर्चा हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के कारण शुक्रवार को बजट सत्र पर चर्चा नहीं हो सकी थी। ऐसे में आज बजट पर चर्चा जारी है। योगी सरकार ने 26 मई को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट जारी किया था। बजट पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी आक्रामक है। बहुत वरिष्ठ है, आप बहुत वरिष्ठ हैं भाई साहब। आपको शोभा नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, गांव में जाने के बाद जिस प्रकार से बीमारियों का कम होना, जिस प्रकार से शौचालय का सदुपयोग करके गांव को स्वच्छ बनाने का कार्य किया जा रहा है, निश्चित है इस बजट में जो विरोध का स्वर उठ रहा है, जो अभी माननीय नेताजी ने तो एक भी शौचालय का बात किया, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, विरोध का स्वर किसी भी निचले स्तर तक जा सकता है। माननीय पूज्य महाराज जी अगर कह दे कि नहीं शौच में जाना चाहिए, शौच में जाने के बाद हाथ धोना चाहिए, तो ऐसा भी स्वर उठने लगेगा, नहीं हम नहीं धोएंगे, हम ऐसे रहेंगे। तो पूज्य माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी जो कल पूज्य महाराज जी एक सार का फोटो दिखा रहे थे, अभी माननीय नेताजी ने कहा वह सांकेतिक था। जहां झूठ पकड़ा जाए उसे सांकेतिक बता देते हैं। लैपटॉप वितरण में सभी नेता, सभी विधायकगण जाके लैपटॉप वितरण कर रहे हैं। थाने में कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं, इसका भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पूर्व की सरकारें रही, पूर्व में जिस प्रकार से नेताओं के बदौलत थाने चलते थे, ऐसा कतई नहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है। कटान सिंचाई का माननीय अधिष्ठाता महोदय 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार रही और संत कबीर नगर पूरे उत्तर प्रदेश में कटान के विषय को लेकर नाक पर मक्खी के बराबर बना हुआ था। जिस प्रकार से कटान को अभी विगत जो पिछले वर्ष में कटान रहा, पूज्य महाराज जी और श्रद्धेय श्री राम चौहान जी है, जिस प्रकार से उन्होंने लगकर संत कबीर नगर में कटान के विषय पर ध्यान देकर सुधार किया, ठीक उसी प्रकार से राशन को लेकर पिछले बजट में किस प्रकार से शानदार कोविड काल में भी जिस प्रकार से सुव्यवस्थित चलाया गया। कोविड काल में भूख से मरने के बाद हमारे नेताजी ने कहा, तो भी नेता प्रतिपक्ष भूख को लेकर कह रहे थे कि नहीं कोई भी मरने का। माननीय रविदास मल्होत्रा जी हैं, हम सबके सीनियर हैं, लेकिन वह कोविड काल से मरने के बाद जिस प्रकार से सुव्यवस्थित व्यवस्था में महीने में 2 बार
5-5 यूनिट का ऐसे राशन बंटने का कार्य पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में चला। जिस प्रकार से महामारी में पूज्य महाराज जी ने बचाया वह अत्यंत ही प्रशंसनीय है। चलिए गणेश जी समाप्त की तरह गणेश जी समाप्त करिए। इस बार भी अभी समाप्त करिए। स्वास्थ्य विभाग में जो बजट का औसत है, इससे पहले औसत दर 6% है, लेकिन पूज्य महाराज जी का इस समय का जो बजट सत्र आया है 7.1%। सुरक्षा व्यवस्था में चलिए अब समाप्त करिए गणेश जी, समाप्त करिए। पुणे सरकार है बस 5-5 मिनट में बात समाप्त करिए। 4.30% औसत दर है, लेकिन हमारे नेताजी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने 5.4% का। चलिए बस हो गई गणेश जी, अब हो गई बात, समाप्त करिए। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता और पूज्य महाराज जी ने इस बात को साबित कर दिया। चलिए श्री सभा कुंवर जी। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंपावत विधानसभा उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी का प्रचार करवाने के लिए पहुंचे हैं, जहां धामी के समर्थन में उन्होंने टनकपुर में रोड शो भी किया। आपको बता दें कि योगी के दौरे से भाजपाई उत्साहित है। पार्टी का कहना है कि योगी के दौरे के बाद प्रचंड जीत पर मुहर लगेगी। भाजपा के सभी पदाधिकारियों, सरकार के कई मंत्रियों और प्रमुख नेताओं ने चंपावत में डेरा जमा रखा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार जोर पकड़ रहा है। उत्तराखंड चुनाव के दौरान मुझे उत्तराखंड के अंदर कुछ सभाओं में आना था, लेकिन अचानक खटीमा का कार्यक्रम मेरा स्थगित करवा करके टिहरी, कोटद्वार और अन्य स्थानों के कार्यक्रम लगा दिए गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रुद्रपुर में कार्यक्रम होने के कारण उस समय चाहते हुए भी मैं खटीमा का दौरा नहीं कर पाया था और मुझे इस बात का उस समय हार्दिक खेद था कि अगर हम लोग उस समय एक साथ खटीमा में गए होते तो खटीमा की तस्वीर कुछ और हो गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड के सभी मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने विश्वास करते हुए 2/3 बहुमत से फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभिषेक होने के साथ ही ये चंपावत का सौभाग्य है कि आज केवल एक जनप्रतिनिधि का नहीं, एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, चंपावत जनपद की स्थापना 1997 में हुई थी। ये 25 वर्ष आज आपके पूरे होने जा रहे हैं और 25 वर्षों की इस यात्रा में जो सपने चंपावत ने देखे थे, विकास के सपने, रोजगार के सपने, इस क्षेत्र के तीर्थों के विकास की, पर्यटन के विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के सपने, मुझे लगता है मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से वे सपने सब साकार होने जा रहे हैं। जब चंपावत में प्रत्याशी के रूप में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके बीच में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं, मैं अभिनंदन करूंगा श्री कैलाश गौतोड़ी जी का। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा-ए हिंद का 2 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है। जमीयत उलमा-ए हिंद के नेशनल सेक्रेटरी मौलाना नियाज अहमद फारूकी ने कहा, आज हमारा देश धार्मिक बैरभाव और नफरत की आग में जल रहा है। युवकों को इस ओर बढ़ाया जा रहा है। देश के मुस्लिम नागरिकों, पुराने जमाने के मुस्लिम शासकों और इस्लामी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ और निराधार आरोपों को जोर से फैलाया जा रहा है।
सत्ता में बैठे लोग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उन्हें आजाद छोड़कर हौसला बढ़ा रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद इस बात पर चिंतित है कि भरी सभाओं में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ शत्रुता के प्रचार से दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है। इससे हमारे देश के विरोधी तत्वों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। ऐसे में परिस्थिति में जमीयत उलमाए हिंद देश की एकता, अखंडता और प्रगति के बारे में चिंतित है। भारत सरकार से आग्रह करती है कि ऐसी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए जो लोकतंत्र, न्यायप्रियता और नागरिकों के बीच समानता के सिद्धांतों के खिलाफ और इस्लाम पर आधारित हैं। हिंद का 2 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहारनपुर से सुबोध भोसले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुबोध, मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद का 2 दिवसीय सम्मेलन है, कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सम्मेलन है ये 2 दिनों का जो है इसका गठन किया गया है। आज 28 तारीख और 29 तारीख तक जो है ये इसका जो कार्यक्रम है चलने वाला है। इसमें पूरे देश से करीब 1000 से 1500 जो है लोग जो है पहुंचे हैं। और अभी जो फिलहाल पूरा जो मुद्दा बना हुआ है वो कहीं ना कहीं ज्ञानवापी मस्जिद और जो कुतुब मीनार को लेकर भी एक विवाद है। जो मुस्लिम संगठन जो है जमीयत उलमाए हिंद उनकी जो है उनकी ये सभा है, इसमें जो है इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है पूरी चर्चा जो है चल रही है। और इसके साथ ही जो है देश में जो है आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए और सभी धर्म के लोग जो है एकजुट होकर रहे, यही सब जो है विचार जो है मंच से जो है जाहिर किए जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता सुबोध भोसले जिन्होंने जानकारी दी कि 2 दिवसीय जो सम्मेलन चल रहा है उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है। अब खबर हरदोई से है, जहां यातायात नियमों को तोड़ने में लोगों की आदत में शुमार हो गया है। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान पर कोई भी इनका असर नहीं होता दिख रहा है। साल भर चले इस अभियान में 6742 लोगों के वाहनों का चालान किया गया, जबकि 1036 वाहन बंद कराए गए हैं। इन सभी पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पहली बार वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सड़क सुरक्षा का विशेष माह दिनांक 19 मई से 18 जून तक मनाया जा रहा है। प्रथमतः उनके निर्देशानुसार अभी हम लोग जगह जगह पर लोगों को बुलाकर समझा रहे हैं। इस तरह के लीफलेट्स भी भिजवाए गए हैं जिसको हम बांट रहे हैं, लोगों को यातायात के नियमों पर जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग बैनर लगा रहे हैं, तमाम चीज़ें। इसके पश्चात हम एक सघन रूप से चालान और बंद की कार्रवाई भी करेंगे जो लोग यातायात नियमों को तोड़ेंगे। पिछले 4-5 वर्षों से हमारा विभाग जो है एक विशेष दिवस को हेलमेट सीट बेल्ट दिवस सप्ताह में मनाता है, उस दिन चालान भी करता है। और यूपी में 5 साल पहले की अपेक्षा अब कम से कम 40 से 50% लोग हेलमेट लगाना शुरू कर दिए, जबकि पहले ये 0 के लगभग था। और वर्तमान में हम फिर इसके लिए एक बहुत सघन अभियान चला रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक बहुत सघन अभियान चलाया जाएगा और निश्चित रूप से इससे जो है लोग जागरूक भी हो रहे हैं, रेशियो बढ़ भी रहा है और करोड़ों रुपए सरकार को इससे आमदनी। खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान भाग रहे 1 लाख के इनामी कुख्यात लुटेरे मोनू को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाश पर फायर किया और बदमाश के पैर पर गोली लग गई। इस दौरान हाथ पर गोली लगने से वह घायल भी हुआ और एक सिपाही भी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी से 9 mm की पिस्टल, 46 कारतूस भी बरामद किए हैं।
पुलिस के द्वारा जिसमें ततारपुर चौराहे पे चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मैं भी वहाँ मौके पे मौजूद था। उसी टाइम पे एक ब्लैक पल्सर से एक व्यक्ति जिसने हेलमेट लगा रखा था वो पुलिस पार्टी पे फायर करके भागा। पुलिस के द्वारा उसको चेज किया गया और यहाँ सोडा के पास एक खेतों में जो अभियुक्त है उसको पुलिस के द्वारा घेरा गया। पुलिस पे उसने फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी अभियुक्त पे फायरिंग की गई और इसमें एक हमारा कांस्टेबल जो है वो घायल हुआ है जवाबी कार्रवाई में, और जो अभियुक्त है उसके पैर में गोली लगी है और हाथ में गोली लगी है। इसकी जो पहचान है वो मोनू उर्फ मैनुद्दीन से हुई है और इसके ऊपर 1 लाख का इनाम था और लगभग ये 4 जिलों से वांछित चल रहा था। और इसके ऊपर जो मुकदमे हैं वो 30 के आसपास इस पे लूट के मुकदमे हैं और इसको गिरफ्तार करके और आगे की वैधानिक। अपने बैच में टॉपर रहे एडीएम डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा महाराजगंज जिले में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सिविल सेवा की तैयारी कराने में जुटे हुए हैं। अभ्यर्थी अपने जिले के एडीएम से शिक्षा पाकर काफी खुश और रोमांचित हैं। एडीएम के इस सराहनीय पहल की चर्चा चारों तरफ गूंज रही है। पूरे राष्ट्र के स्तर पे या भारत के स्तर पे या देश के स्तर पे कौन सी है, कुछ स्टेट के 2 स्टेट मिला देते हैं कि ज्यादातर कि पिछले वर्ष से अभ्युदय योजना की कक्षाएं शुरू की गई थी पूरे प्रदेश के सभी मंडलों में और अभी हाल में हर जनपद में इसकी क्लासेस शुरू की गई हैं। हमारे जनपद में पीजी कॉलेज में इसकी क्लासेस पहले से भी चल रही थी और हम लोग चुनाव की व्यवस्था के चलते इसको ध्यान नहीं दे पाए। अब हम लोगों ने क्लास लेना शुरू किया है। इसमें अधिकारियों का एक ग्रुप हम तैयार कर रहे हैं जो अभी लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा। आज मैंने भी क्लास ली, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। हम लोग इससे पहले भी अलीगढ़, सहारनपुर, बिजनौर 3 जगह क्लास ले चुके हैं। अलीगढ़ में स्थायी रूप से क्लासेस चल रही हैं, तो वहाँ चूँकि हम ऑनलाइन क्लास ले ही रहे हैं 2 दिन सप्ताह में, तो उन्हीं क्लासेस से हम इन बच्चों को जोड़ेंगे और इन बच्चों की आगे गुणोत्तर पढ़ाई के लिए पूरा प्रयास। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के धमेड़ा अड्डे पर एक युवक ने बस से उतर रहे दूसरे युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें धारदार हथियार की गंभीर चोट पहुंचने से युवक लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायल को लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों युवकों में आपसी विवाद हुआ था, जिसके चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला किया है। अब खबर बस्ती से है, जहां मनचले से परेशान युवती के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मनचले से तंग आकर युवती ने आईजी से इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी थी। वहीं गिरफ्तार आरोपी राकेश चौधरी ने पुलिस पूछताछ से बताया कि वह इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से उसे और उसके परिवार वालों को मैसेज भेजता था। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में आरोपी का खुलासा किया है। इंटरनेट पर और उसके व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसको परेशान किया जा रहा है और उसके जो संबंधी हैं जैसे उसके पिता, उसके जीजा, उनको भी फ़ोन करके उसकी शादी तोड़वाने और उसको परेशान करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके संबंध में पीछे कुछ मीडिया चैनलों द्वारा यह खबर चलाई गई कि लड़की इस घटना का खुलासा ना होने के कारण से इच्छा मृत्यु की मांग कर रही। उस केस में आज साइबर सेल और सर्विलांस सेल और थाना रुधौली की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पूरे प्रकरण का ये लड़का बी फार्मा किया हुआ है इस लड़के ने, और जो पीड़िता है, पीड़िता के साथ में पूर्व में ब्लॉक में काम करता था, जहाँ पे वो लड़की को पसंद करने लगा और लड़की के साथ में शादी करना चाहता था। ये संबंध में उसने लड़की से बताया भी था, लेकिन जो कि लड़की ने उसको मना कर दिया, इसलिए इसने वीआईपी और व्हाट्सएप के माध्यम से इसको परेशान करने की योजना बनाई। चूँकि ये लड़का लड़की के संपर्क में था, तो जब भी ये लड़की को परेशान करता था वीआईपी के माध्यम से, तो लड़की कॉन्फिडेंस में इसको बताती भी थी कि क्या हो रहा है, क्या पुलिस क्या कर रही है। इस वजह से ये चीज़ जानते हुए दोबारा से परेशान करते हुए उसको लिखता भी था कि तुमने पुलिस को ये बताया, वो बताया, पुलिस कुछ नहीं कर पाई, जिस कारण से लड़की बार बार परेशान हो रही थी। जो इसका पूरा मोडस ऑपरेंडी है वो समझ लिया गया है और इसको आज गिरफ्तार करके। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।